A very very warm welcome to all of you। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग आपके साथ एनपीओ चैप्टर की डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में। हालांकि पूरी थ्योरेटिकल वीडियो थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, लेकिन आज हम, हालांकि मैं इस घड़ी को ना थोड़ा सही कर दूं, ये गिर रही है, तो आज हम आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। तो आप क्या पक्का तैयार है? घर से क्या बैग लेके आए हैं अपना? क्योंकि आज हम आपको उसके अंदर बड़ी सारे क्वेश्चन डलवा के भेजने वाले हैं। ठीक है सर। आज आप क्या कराओगे? सुनो मेरी बात। एनपीओ के जो एनपीओ चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले, आपको मेरे साथ एक कसम खानी पड़ेगी। सर हैं? कसम खानी पड़ेगी? हाँ, सारे दोस्त मेरे साथ कसम खाओ। मैं भी कसम खा रहा हूं, आप भी कसम खाएंगे। सर ये क्या है? ये हाथ है, हाथ। हम कसम खाएंगे दोस्त आज, और कसम ये खानी है, एक गलती है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं एनपीओ चैप्टर में, और वो गलती हम नहीं करेंगे। सर वो गलती क्या है? वो गलती है बेसिक की गलती। आपके बेसिक अकाउंट्स के प्रिंसिपल अगर थोड़े गलत होंगे तो एनपीओ चैप्टर में दिक्कत आ सकती है। और गलती नंबर 1 सुनो, गलती नंबर 1 जो कि हम नहीं करेंगे, हमें रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मानना है। बच्चे एनपीओ चैप्टर में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, उनको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का फर्क नहीं पता होता। सिमिलरली उनको रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का फर्क नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? आपने हालांकि 11वीं में पढ़ रखा है। ऐसे खर्चे जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते थे, वो होते थे रेवेन्यू एक्सपेंस, वो होते थे रेवेन्यू खर्चे। ऐसे खर्चे जिनके लिए आपने पैसे तो दिए पर वो पीएनएल में नहीं आते थे, वो बैलेंस शीट में जाते थे, वो होते थे कैपिटल खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पे करी, रेवेन्यू खर्चा। आपने किसी को मानो रेंट पे किया, रेवेन्यू खर्चा। आपने फिक्स एसेट खरीदा, जल्दी बताओ दोस्त, फिक्स एसेट खरीदना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस की कैपिटल एक्सपेंस? जल्दी से बताओ दोस्त। तो फिक्स एक्सपेंस, फिक्स एसेट पे जो खर्चा किया है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस चैप्टर में इस बात का आप ख्याल रखना कि कौन से खर्चे हैं जो रेवेन्यू खर्चे हैं और कौन से खर्चे हैं जो कि कैपिटल खर्चे हैं। इस चीज में आपको गलती नहीं करनी। तो ये आपने मेरे साथ कसम खाई। आज पहली क्लास है, आज क्वेश्चंस की पहली क्लास में मैंने कसम खिलवा दी। इस गलती से आपको दूर रहना है। चलो अब हम अपना पहले थोड़ा ना 1-2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कल क्या बताया था। तो मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल आपको बताया था कि एनपीओ चैप्टर में हमें 3 चीजें बनानी पड़ेंगी। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओ माय गॉड, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट नाम है, लेकिन अंदर का माल क्या है? नाम लिखा है बस रिसिप्ट और पेमेंट, अंदर माल क्या है? माल वही अपना देसी कैश और बैंक अकाउंट ही है ये, और कुछ भी नहीं। कैश प्लस बैंक अकाउंट का समूह है। इसके बाद सेकंड मैंने आपको कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। ये भी नाम है बस, इनकम एक्सपेंडिचर। हमें अंदर से फील क्या आनी चाहिए? कि ये अपना घरेलू
अपने घर में जो हमारा छोटा दोस्त था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये वही है, ये वही है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओह माय गॉड। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये तीन चीजें हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। आओ अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं। सारे बच्चे क्या तैयार हो चुके हैं? हाँ सर, हम तैयार हैं, हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन प्रिपेयर करो। क्या प्रिपेयर करो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। क्वेश्चन ने हमें क्या बनाने को बोला है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट। हमें ये बनाना है। देखो पहली बात मैं बता दूं, दिस क्वेश्चन इज डिजाइंड फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये मैंने क्वेश्चन आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बनाया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होगा। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपके कंसेप्ट के लिए बनाया गया है। अच्छा, ट्रांजैक्शन देखेंगे, जल्दी से दोस्त ट्रांजैक्शन देखना। कहता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश पड़ा है 1,00,000 रुपए का। ओ माय गॉड, एनपीओ मंदिर समझो, एनपीओ को मंदिर समझो। मंदिर में 1 अप्रैल को मंदिर के चढ़ावा का जो डब्बा होता है, जो दान पात्र होता है, उसमें 1,00,000 रुपए का कैश है। बोलो इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था एक तो बनता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है दोस्त, इसको मैं बना देता हूं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। शेरा एक मैंने आपको बताया था क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओ माय गॉड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक मैंने कहा है कि बनानी है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बनानी है। तीनों के मैंने खाते खोल लिए, तीनों के मैंने खाते खोल लिए। मुझे बात बताओ, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का। कैश कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट? देखो दोस्त, बैलेंस शीट में तो कैश आएगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं? 31 मार्च को। तो बैलेंस शीट में क्या ओपनिंग कैश लिखा जाता है? नहीं। बैलेंस शीट में तो जो लास्ट में कैश बचा होगा वो आता है, तो ओपनिंग तो नहीं आता। अब ओपनिंग कहां जाएगा? तो ओपनिंग जाता है हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये रिसिप्ट और पेमेंट तो एक नाम से है, असल में ये है क्या? असल में ये क्या है? ये कैश और बैंक अकाउंट ही है मेरे बच्चे, ये कैश और बैंक अकाउंट ही है, कैश प्लस बैंक अकाउंट ही है ये। अच्छा, मैंने कहा टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस बीडी लिख रखा है, कितना? 1,00,000 रुपीस। मैंने इसको उठाया और इसको यहां डाल दिया। अच्छा, मानो कि क्वेश्चन में ये लिखा होता कि बैंक का बैलेंस बीडी क्या है, तो क्या करते? तो पता है क्या करते? तो बैलेंस बीडी लिखते और यहां पे लिखते कैश का इतना है और बैंक का इतना है, और टोटल लगा देते यहां पे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो केवल कैश का ही दिया है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं। आओ सेकंड ट्रांजैक्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बताया था? जल्दी से बताओ, मैंने कल क्या बताया था? मैंने कल बताया था जो एनजीओ होता है, एनजीओ के कुछ मेंबर होते हैं। जैसे कि मेरे को मान लो कि कुछ भगवान का काम करने की आस्था है, तो मैं एक मंदिर के साथ उस मंदिर के ट्रस्ट का मेंबर बन जाता हूं।
तो मेंबर को कुछ सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है एनजीओ को। ये मेंबर ही देता है, ये मेंबर देता है। तो मेंबर ने सब्सक्रिप्शन दी, एनजीओ के पास कैश आया? जल्दी से बताओ, एनजीओ के पास कैश आया? हाँ। तो एनजीओ एक तो अपने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डालेगा। क्या डालेगा? कैश आया। कैश आया तो दोस्त डेबिट हो जाएगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, यहां डालेगा टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन आई? टू सब्सक्रिप्शन कितनी आई? 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आई। मैंने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि एनजीओ के पास कैश आया, एनजीओ को मैंने कैश दिया। दूसरा भी इसका इफेक्ट होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। पहली वाली ट्रांजैक्शन का मैंने क्यों नहीं किया? देखो मेरे बच्चे, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो तो मैंने आपको बैलेंस दिया था। बाकी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। देखो, सब्सक्रिप्शन मिली 10,000 की, मैंने डेबिट कर दिया रिसिप्ट और पेमेंट में। क्या एनजीओ के लिए, मंदिर के लिए वो जो 10,000 रुपए आए हैं वो इनकम भी है? भाई साहब, 10,000 रुपए मंदिर को मिल गए, मंदिर हैप्पी है कि 10,000 आ गए, 10,000 आ गए। अब एक नया एसी लगेगा, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के नीचे एक नया एसी लगाएंगे। ये 10,000 रुपए एनजीओ की इनकम है। तो एनजीओ पता है इसको यहां भी रिकॉर्ड करता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपको पता है ये वाली साइड होती है एक्सपेंस की और ये वाली साइड होती है इनकम की। यही तो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट था। तो बताओ, एनजीओ के लिए ये इनकम है, कहां रिकॉर्ड होगी? सर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी फिर तो। हाँ, क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन। ओ माय गॉड, 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गई। क्या बोलो, कोई दिक्कत है? द आंसर इज नो। रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट किया, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किया। क्या क्लियर है? हाँ सर। आगे देखो, कहता है एसेट की वैल्यू है 5 लाख रुपीस। एसेट को डेप्रीशिएट करो 15% पर एनम। मेरे बच्चे, क्या डेप्रीशिएशन एनजीओ के एसेट पे भी लगता है? हाँ भाई साहब, एनजीओ अगर कोई आज फर्नीचर लेके आया, एनजीओ कोई आज फर्नीचर लेके आया, क्या उसकी वैल्यू 10 साल बाद भी उतनी ही होगी? तो उनके एसेट पे भी डेप्रीशिएशन लगता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? एसेट 5 लाख का है तो एसेट तो दोस्त आपको पता है कहां आता है? बैलेंस शीट के अंदर। एसेट तो दोस्त बैलेंस शीट के अंदर आता है 5 लाख रुपीस का एसेट, 5 लाख रुपीस का। अब क्वेश्चन ने कहा है इस पे डेप्रीशिएशन लगाओ। अब डेप्रीशिएशन, कोई कैश तो जाता नहीं। डेप्रीशिएशन के क्या दो इफेक्ट होते थे? एक आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डालते थे और एक बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देते थे। तो यहां पे भी वही होगा, एसेट में से लेस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन। ओ माय गॉड, एसेट में से डेप्रीशिएशन लेस कर दिया। कितना डेप्रीशिएशन बोला है? कहता है 15%। तो क्या मुझे आप 5 लाख का 15% बता सकते हैं कितना आएगा? दोस्त ये आएगा 50,000 प्लस 25,000, 75,000। ओ माय गॉड बच्चे, ये कोई मुश्किल चीज है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? 4,25,000। और मुझे बात बताओ, ये डेप्रीशिएशन एनजीओ का खर्चा है, ये डेप्रीशिएशन एनजीओ का खर्चा है। तो ये कहां भी जाएगा? ये मेरे बच्चे जाएगा यहां पे टू डेप्रीशिएशन। ओ माय गॉड, डेप्रीशिएशन खर्चा है इसलिए यहां जाएगा। ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं गया? क्योंकि डेप्रीशिएशन कोई कैश नहीं जाता उसके लिए, इसलिए ये यहीं आया। और देखो मेरे बच्चे, डोनेशन रिसीव्ड 50,000। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मानो कि मैं एक बहुत भला इंसान हूं, ठीक है? एक हॉस्पिटल का एनजीओ है, हॉस्पिटल वाला एनजीओ है। मैं उस एनजीओ में गया, मैंने कहा यार यहां तो बड़ा अच्छा काम होता है, गरीबों की मदद होती है, बड़ा अच्छा काम होता है। मैं उस एनजीओ में गया, मैंने कहा लो भाई साहब, ये लो मेरी तरफ से चेक ले लो, 50,000 रुपए का चेक, डोनेशन ले समझ लो, ये मेरी तरफ से आपको चढ़ावा है, आप इसका कुछ भी करो।
कुछ भी करो, मैंने क्या कहा, कुछ भी करो आप इस पैसे का, मैंने उसको पैसे दे दिए। ये होती है डोनेशन, ये होती है डोनेशन। अब डोनेशन से बताओ क्या उनके पास कैश आया? एनजीओ के पास कैश आया? एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या एनजीओ के पास कैश आया? द आंसर इज यस। और कैश आया तो ये कहां जाएगा? जल्दी से दोस्त बताओ, कैश आया तो ये कहां जाएगा? ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओ माय गॉड, यहां आ जाएगा टू डोनेशन। अच्छा सर, कैश आता है तो यहां आ जाएगा। हाँ देखो, 50,000 का कैश आया तो मैंने उसको यहां रिकॉर्ड कर दिया 50,000, डोनेशन 50,000। क्या ये एनजीओ की इनकम भी हो गई? क्या ये एनजीओ की इनकम भी हो गई? तो आंसर है यस, डोनेशन एनजीओ की इनकम होती है। डोनेशन से क्या हुआ? एनजीओ के पास पैसे आए, एनजीओ को कहीं जाके खर्च कर सकता है, कहीं भी खर्च कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनजीओ का फायदा हो गया, तो ये इनकम में भी आ जाएगा। बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 50,000 रुपए, ये आ गया 50,000 रुपीज बाय डोनेशन। ठीक है मेरे बच्चे, क्या ये चारों पॉइंट क्लियर हुए पहले के? हाँ सर। पांचवा पॉइंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ₹70,000। अब ये क्या है? बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। तो इसको समझाने के लिए ना मैं कुछ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा ताकि आपको इससे बेहतर समझ आए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 2 मिनट रुकेंगे, मैं एक मैडम को पकड़ के लेके आता हूं और फिर हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। 1 सेकंड रुको। आइए मैम, आइए आइए मैम, आइए। तो मेरे बच्चे देखो, ये मैं एक मैम को ले आया। पहले केस में हमने क्या किया था, 4th वाले केस में हमने क्या किया था, ये देखो मैम, ये चेक पकड़िया। मैम आइए ना, स्क्रीन में देखिए, मैम ने हमें डोनेशन दी। मैम डोनेशन दो, ये डोनेशन दो। मैम ने हमें पहले 4थे वाले केस में डोनेशन दी थी। दो ना मैम, दो छोड़ दो ना, छोड़ दो। मैम ने हमें डोनेशन दे दी थी। कितने रुपए की दी थी? 50,000 रुपए की। मैम जा कहां रहे हो? एक सेकंड इधर आओ मैम, अभी तो आपका खेल शुरू हुआ है। 50,000 की मैम ने मुझे डोनेशन दी थी और कुछ नहीं बोला था। मैंने इसको क्या किया था? मैंने इसको एक तो रिसिप्ट और पेमेंट में डाल दिया था और इसको अपनी इनकम दिखा दिया था। ठीक है, अब ये क्या चीज है? देखो, ये लो मैम, मैम मुझे डोनेशन तो दे रही हैं। देखो देखो, छोड़ मेरी मैम। देखो मैम, आओ ना आगे। मैम मुझे छोड़ नहीं रही है, देखो मैम, छोड़ो ना इसको, छोड़ो ना मैम, डोनेशन नहीं छोड़ रही, डोनेशन नहीं छोड़ रही, अब छोड़ दी। मैम ने पता है क्या कहा? कह रही ये पैसे तो मैं दे रही हूं, पर इस पैसे के साथ एक शर्त भी लगा रही है मैडम। पैसे तो दे रही हैं लेकिन एक शर्त भी लगा रही हैं। क्या शर्त लगाई है मैम ने? मैम आओ, कहां चले जाते हो, आओ बच्चों को दिखाओ ना, तभी तो समझ आएगा। मैम ने एक शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? मैम ने कहा कि ये पैसे से आप केवल बिल्डिंग खरीदेंगे। ओ माय गॉड, पहले वाले केस में मैम ने कोई शर्त नहीं लगाई थी। अब मैम ने पैसे तो दिए पर शर्तिया पैसे दिए। इस पैसे के साथ एक शर्त भी जोड़ दी कि मैं पैसे तो दे रही हूं लेकिन इस पैसे से बिल्डिंग ही खरीदनी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस पैसे से केवल भगवान की मूर्ति खरीदनी है, इस पैसे से आप केवल ये काम कराओगे। तो ये होते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैम ने डोनेशन तो दी पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ये लीजिए। तो मैम ने डोनेशन तो दी
पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो मेरे बच्चे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो अगर मैं कहूं, एक होती है डोनेशन, दो टाइप की होती है। एक होती है जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और एक होती है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, जर्नल डोनेशन कुछ नहीं है, इसमें नो शर्त, यहां मैं लिख दूं बिना शर्त की, बिना मोह माया डोनेशन, बिना मोह माया, मोह माया डोनेशन। इसमें कोई शर्त ही नहीं है, कोई मोह माया ही नहीं है। ये क्या है? मोह माया डोनेशन, मोह माया डोनेशन। अच्छा, इसका क्या होगा? एक तो पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाती है टू डोनेशन, और दूसरा हम इसको अपनी इनकम मानते हैं, इसलिए ये क्या हो जाती है? डोनेशन अकाउंट डेबिट, और इसको हम इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस में देखो क्या होता है, यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि पैसे दिए हैं मैडम ने, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा टू डोनेशन। तो पहली एंट्री तो सेम है, लेकिन दूसरी एंट्री में दिक्कत है। ये पैसे हम इनकम नहीं मान सकते, इनकम नहीं मान सकते मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये मेरी चिंता है एक, है सर। देखो, मैम ने डोनेशन तो दी, पर ये क्या है? ये डोनेशन से मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग में अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ओ माय गॉड, ये चंदा तो आया, लेकिन चंदा एक शर्त के साथ आया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये इनकम नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेशन डाल दी मैडम ने मेरे पे, एक ऑब्लिगेशन डाल दी मैडम ने कि आपको इस डोनेशन से बिल्डिंग खरीदनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर, ये कहां जाती है डोनेशन फॉर बिल्डिंग? ये मेरी लाइबिलिटी है। ओ माय गॉड, ये मेरी लाइबिलिटी है। बोझ आ गया सर पे बच्चे, बोझ कि बिल्डिंग खरीद के देनी है इनको। ठीक है, अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, इस वाली ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा? फिफ्थ वाली का 70,000 रुपए की बिल्डिंग खरीद के लिए डोनेशन दी, तो यहां मैं लिख दूंगा टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, और इसको इनकम नहीं मानूंगा, ये इनकम में नहीं आएगी, ये लाइबिलिटी साइड आएगी। ये हमारी लाइबिलिटी साइड यहां आ जाएगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000 रुपए। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया? इसी को हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आगे और भी सीखेंगे इसके बारे में, इसको हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, चलो, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। क्या इन्वेस्टमेंट मेरा कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है? कैपिटल खर्चा जो बैलेंस शीट में जाता है, रेवेन्यू खर्चा जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, एसेट के ऊपर खर्चा कैपिटल खर्चा होता है। तो इसकी क्या एंट्री होगी? पैसे चले गए, देखो पहले यहीं पे लिख देता हूं कि इन्वेस्टमेंट एसेट में आ गई। इन्वेस्टमेंट आ गई कितने की? 50,000 रुपए की थी ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट आ गई और मेरे पैसे चले गए, इसलिए मैंने रिसिप्ट और पेमेंट से क्रेडिट कर दिया बाय इन्वेस्टमेंट 50,000। अच्छा, और भी देखेंगे। लेगेसी रिसीव्ड 1 लाख रुपए। क्या होता है ये लेगेसी? क्या होता है सर? सुनो मेरी बात। कभी कभार आपने कभी नाम सुना है कि वसीयत क्या होती है? कभी वसीयत का नाम सुना है? विल जिसे कहते हैं। मानो कि मैं वैसे ही बीमार हो चुका हूं, मेरे में हालत तो रही नहीं, अब बीमार हो चुका हूं, बीमारी से भरा पड़ा हूं, मैं एक अपनी वसीयत बना देता हूं, एक विल बना रहा हूं मैं
विल क्या है, विल में क्या लिखूंगा, मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस एनजीओ के नाम हो जाए। मैं मरने के बाद चाहता हूं कि भाई किसी गरीब का भला ही हो जाए, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो एक गरीब के नाम चली जाए। मैंने विल बना डाली बच्चे, और आज मजे की बात क्या, मैं मर भी गया। समझो कि मैं गया और मैं गया, मेरी प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। मेरे विल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे केस में जैसे मैं विल के खिलाफ, ये देखो विल दिखाता हूं, ये विल से मेरी प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम चली गई। जब एनजीओ के नाम चली गई ये प्रॉपर्टी, तो एनजीओ के लिए इनकम हो गई। अब रियल लाइफ में पता है क्या होता है, ये प्रॉपर्टी इन काइंड भी आ सकती है, जैसे कि बिल्डिंग मैंने अब एनजीओ के नाम कर दी या कोई एसेट कर दिया। लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग समझेंगे कि एनजीओ के नाम मैंने कैश ही करा है, कैश ही करा है। तो आओ क्या होगा, लेगेसी रिसीव्ड 1 लाख रुपए, मेरे मरने के बाद एनजीओ को मेरे कैश 1 लाख का कैश एनजीओ के नाम हो गया। तो देखो क्या होगा, क्या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आएगा? एनजीओ के पास कैश आया है भाई साहब, बिल्कुल आएगा। मेरा कैश मेरे मरने के बाद एनजीओ के अकाउंट में चला गया तो उनका तो कैश बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। 2 लेगेसी, ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए। और क्या ये एनजीओ की इनकम होती है? क्या ये एनजीओ की इनकम होती है? तो मेरे बच्चे, इसके ऊपर भी हम लोग को एक चीज चेक करनी पड़ती है। पैसे तो आ गए, पर ये एनजीओ के लिए इनकम है कि लायबिलिटी है? देखो, अगर आपको ये जो लेगेसी रिसीव्ड हुई है, ये लेगेसी रिसीव्ड हुई है, ये जर्नल पर्पस के लिए है, जर्नल पर्पस के लिए है। जर्नल पर्पस से मेरा मतलब क्या है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया आपको, क्वेश्चन ने कहा बस लेगेसी रिसीव्ड हुई है, तो ये जर्नल पर्पस के लिए, मतलब एनजीओ इस पैसे का कुछ भी कर सकता है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। ओ माय गॉड, एनजीओ इसको अपनी इनकम मान लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई पर्पस है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, फिर ये इनकम नहीं मानी जाती। जैसे कि गौतम गंभीर ने एक विल बनाई है। अभी तक गौतम गंभीर वैसे अच्छा व्यक्ति है, अभी तक व्यक्ति जिंदे हैं, तो उन्होंने एक विल बना दी कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें या बॉडी के पार्ट्स एक एनजीओ को ट्रांसफर हो जाएं और उससे एनजीओ गरीबों का इलाज करेगा। तो एक शर्त लगा दी बीच में कि इस पर्पस क्या है इसका, मतलब एनजीओ उसको बेच नहीं सकता उस आंखों को, एक पर्पस आ गया, तो उसके लिए वो वाली इनकम लायबिलिटी साइड जाती है। ओ माय गॉड, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल क्लैरिटी देगा आपको कि इसको हमें बैलेंस शीट में ले जाना है लेगेसी को, कि इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके आना है, ठीक है। बाकी रिसिप्ट और पेमेंट में तो आएगी दोनों केसों में। तो इस केस में क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैं इसको जर्नल मानता हूं। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं इसको जनरल मानता हूं। तो इसको क्या होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के दर्शन करेगी बाय लेगेसी रिसीव्ड। सी रिसीव्ड कितने की रिसीव्ड हुई है? 1 लाख रुपए की। ओके, आगे देखते हैं। कहता है सैलरी टू एम्प्लॉइज पे करी है, एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी है 20,000। अरे बाप रे बाप, ये तो खर्चा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सैलरी 20,000 की पे करी है, खर्चा है और कैश चला जाएगा। आप ये देख लो दोस्त, हर ट्रांजैक्शन के मैं 2 इफेक्ट कर रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। बाय सैलरी कितनी पे करिए? 20,000। इसके अलावा और देखो, कहता है रेंट रिसीव्ड हुआ 50,000 रुपए का, 50,000 का मुझे रेंट मिला। रेंट तो मेरी इनकम है दोस्त, तो क्या होगा, कैश में आ जाएगा। टू रेंट रिसीव्ड, टू रेंट रिसीव्ड कितने का रेंट रिसीव्ड हुआ? 50,000 रुपए का, ठीक है। और ये मेरी इनकम भी हो गई, तो इसको इनकम साइड लिख दूंगा। बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड 50,000। ओके,
इसके बाद एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये क्या होती है? एंट्रेंस फी होती है मेरे बच्चे, जब भी कोई मेंबर एनजीओ का मेंबर बनता है तो उसे जब मेंबर बनते टाइम एक फीस पे करनी पड़ती है। जैसे कि जब आपके एक स्कूल में एडमिशन होता है तो एक एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है, और उसके बाद मंथली क्या लगती है? मंथली फीस। तो एनजीओ में क्या होता है? एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फीस, उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं वो लोग, ठीक है। तो एनजीओ में एडमिशन फीस 1,000 रुपए की लगी, तो इसको क्या करूंगा? इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका मेरे बच्चे, एक तो ये इनकम हो गई, इनकम हो गई तो मैं यहां लिख दूंगा बाय एडमिशन फीस से इनकम। एडमिशन फीस से इनकम हुई कितने की? 1,000 रुपए की, और पैसे भी आए होंगे तो इसको मैं यहां लिख दूंगा। मैं इसको बीच में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची मेरे पास। यहां देख लो, 2 कौन से पैसे आए हैं? एडमिशन फीस के पैसे आए हैं। एडमिशन फीस के पैसे आए हैं 1,000 रुपए। बस दोस्त, बस हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। और देखो रिसिप्ट और पेमेंट में तो सारे इफेक्ट आ रहे हैं। डेप्रीशिएशन को छोड़ दो तो रिसिप्ट और पेमेंट में सारे आ रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस 1 लाख रिसीव्ड। देखो दोस्त, लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर ना बड़े सालों से झगड़ा चलता हुआ आ रहा है कि इसका क्या करे क्या ना करे। बड़े इसके कॉम्प्लेक्सिटी रूल्स होते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं। लेकिन मैं आपको बस सीधा सीधा मुद्दे की बात यह बताता हूं, आपके सिलेबस में ट्रीटमेंट क्या है। सीबीएसई क्या कहता है आपसे? सीबीएसई कहता है लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस को आप कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। सीबीएसई क्या कहता है? लाइफ मेंबरशिप फीस को आप कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्लस हो जाएगा, प्लस ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा और प्लस हो जाएगा। हालांकि मैं बताऊं, ये ट्रीटमेंट जो सीबीएसई ने हमको दे रखा है और टीएस ग्रेवाल की बुक में है, ये एब्सोल्युटली गलत ट्रीटमेंट है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी की डेफिनेशन पूरी नहीं करती है। इसलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ये इनकम में आनी चाहिए, लेकिन सीबीएसई मानता है कि इसको लायबिलिटी साइड ले जाना चाहिए, तो हमें भी वही करना पड़ेगा दोस्त, नंबर चाहिए तो। लाइफ मेंबरशिप फीस होता क्या है आखिरकार? कभी कभार मेंबर एक साथ ही अपनी पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस दे देते हैं। जो हर महीने सब्सक्रिप्शन जाती है ना, उसका झमेला छोड़ते हैं, कहता है एक बार पैसे ले लो, मैं जीवन भर के लिए तुम्हारे एनजीओ का मेंबर बन गया। ये होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए मिली है, 1 लाख रुपए मिली है, तो इसको एक तो मैंने यहां डाल दिया, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 1 लाख रुपए की। रिसिप्ट पैसे आए, रिसिप्ट में डेबिट किया। इसको इनकम में ना दिखा के मैं इसको लायबिलिटीज में दिखाता हूं, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको दिखाने का सीबीएसई ने लॉजिक ये दिया, सीबीएसई ने कहा कि ये ना नॉन रिकरिंग होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस सालों में एक बार मिलती है, इसलिए इसको यहां पे दे दो अपनी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये रेगुलर इनकम नहीं है, ये कभी कभार मिलने वाली है। ये उन्होंने लॉजिक दिया है, लेकिन हालांकि ये लॉजिक सरासर गलत है। चाहे इनकम एक बार मिले चाहे बार बार मिले, वो इनकम मानी जानी चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी की डेफिनेशन को पूरा ही नहीं करता है। कोई बोझ थोड़ी है ना लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो आपकी रिसिप्ट होगी और इनकम में आनी चाहिए। पर आपको पेपर में ऐसा ही करना है। ऑनोरियम पेड टू एक्सपर्ट 2000, ये क्या होता है दोस्त? ऑनोरियम होता है, कोई एक्सपर्ट है, मानो कि कोई एक्सपर्ट महेंद्र सिंह धोनी है। मैंने महेंद्र सिंह धोनी को एक सेमिनार में बुलाया। महेंद्र सिंह धोनी ने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी कि कैसे आप हार्डवर्क करें, कैसे आप और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। महेंद्र सिंह धोनी ने स्पीच दी। अब वो एक्सपर्ट है धोनी, तो धोनी कुछ रेम्यूनरेशन लेगा मेरे से। वो रेम्यूनरेशन जो एक्सपर्ट को दी जाती है फॉर डिलीवरिंग स्पीच के लिए, वो होती है ऑनोरियम, वो होती है ऑनोरियम। हालांकि स्पीच के अलावा और चीजों के लिए भी दी जाती है, पर एक्सपर्ट को दी जाती है फॉर देयर एक्सपर्टाइज सर्विस। तो ये भी क्या हो गया दोस्त? एक तो मेरा खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, तो मैं यहां डालूंगा टू ऑनोरियम पेड। ऑनोरियम पेड
कितने का ऑनोरियम पे किया मैंने? 2000 रुपए का। और पैसे चले गए होंगे तो रिसिप्ट और पेमेंट की इस साइड लिख देंगे, बाय ऑनोरियम 2000। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लास्ट में पता है आप क्या करोगे? आप इसका बैलेंस सीडी निकाल लेते हो, ये आपका कैश, क्लोजिंग कैश आ जाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर में आप फाइंड करोगे कि आपको सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ, ये आप फाइंड करते हो। और बैलेंस शीट को लास्ट में हम टैली कर देते हैं, टैली कर देते हैं। ये हमारे बड़े वाले क्वेश्चंस का प्रोसेस होगा। लेकिन आई होप आपको एक आइडिया मिल चुका होगा दोस्त कि हमें कैसे काम करना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो पक्का पक्का आप और भी ऐसी वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए पक्का पक्का पूरी मेहनत करके और भी वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।